नमस्कार आप सभी को। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो आज न केवल मानव जाति को बल्कि हमारे अर्थ पर जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर भी एक खतरा मंडरा रहा है। कैसे हम इससे बच सकते हैं और क्या उपाय और रणनीतियाँ व्यक्तिगत तौर पर हम अपने जीवन के दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, इस पर मंथन करने की, चर्चा करने की और इस जागरूकता को अधिक से अधिक लोगों में फैलाने की आवश्यकता है। 2024 ऑलरेडी जितने मंथ इसके बीत चुके हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड सबसे हॉटेस्ट मंथ्स रहा है। तो ऐसे में क्या फ्यूचर की सिनेरियो है और हमारे फार्मिंग पर क्या स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि एक हीटेड, अगर हम अर्थ की बात करें तो ये केवल आदमी और पशु को प्रभावित नहीं करता। हमारे फार्म में जितने भी हमारे प्रोड्यूस हैं, क्रॉप्स हैं, उन पर इसका एक बहुत ही विपरीत प्रभाव देखने को पड़ता है। आज यील्ड्स कम होते जा रहे हैं। सेम लैंड अब उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना वो आज से 20 साल या 50 साल पहले करते थे। और हमारे कुछ कुछ खाने पीने के चुनाव और हमारे रहने का तरीका, कंज्यूमरिज्म का बढ़ता प्रभाव, तो हमारे सोसाइटल लेवल पे जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो कलेक्टिव ह्यूमैनिटी का वार है, कैसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। आइए आज इस विषय में थोड़ी नज़र डालते हैं। सबसे पहले फूड हैबिट्स। आज आप कई लोगों को ये कहते सुनोगे कि फूड इज़ आवर इंडिविजुअल चॉइस। जी, बात सही है, पर आज की जो हमारी चेंज्ड सिनेरियो है उसे देखते हुए आज इसे केवल मोरल एंगल और इंडिविजुअल चॉइस के एंगल से देखना बेहद बेहद भयानक परिणाम देने वाला हो सकता है। आज हमारी पृथ्वी अनप्रेसिडेंटेड रेट से हीट हो रही है। 2024 वर्ष की बात करें तो पूरे डॉक्यूमेंटेड इतिहास की ये सबसे गर्म वर्ष होने वाली है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जिसे 1850 और 1900 के वर्ष के आप एवरेज टेम्परेचर को निकालें तो उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की हमने टारगेट रखी थी। ये टारगेट काफ़ी एम्बिशियस थी। जिस तरीके से हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को कंसिडर करें और जिस तरह से हम इस पृथ्वी को हीट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हुए अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट की जितने मीन्स है वो बढ़ गई है। आज लोगों के पास इंडिविजुअल गाड़ियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जितने व्यक्ति नहीं उससे अधिक आज गाड़ी और टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स रोडों पर चलते हुए आपको नज़र आती है। तो इससे क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? मानव किस तरीके से इस एंथ्रोपोसीन में पृथ्वी के नक्शे को बदल रहा है, जलवायु को बिल्कुल विपदाकारी बना करके हमने आज रख दिया है। ऐसे में COP29 जो हो रही है तो उसमें क्या हम आशा कर सकते हैं? सबसे पहले तो अज़रबैजान बाकू में होने वाले इस COP29 में कम ही उम्मीद की किरण मुझे दिख रही है, क्योंकि होस्ट नेशन के भी कुछ अपने ऑयल के प्रायोरिटीज़ हैं। वो खुद ऑयल सेंट्रिक कंट्री है, ऑयल के एक्सपोर्ट से उनका इकोनॉमी चलती है। और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो भी कहते हैं कि हम इस हिस्टोरिकल, हमारे जो हिस्टोरिकल लॉस है, हमने आप उतना फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं किया और उतने डेवलप नहीं है, तो हमें कुछ लीवे मिलना चाहिए। हम अभी और भी ज़्यादा, जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाती है हमारी इकोनॉमी, आपके लेवल तक, डेवलप्ड इकोनॉमी के लेवल तक नहीं पहुंच जाती, हमें कुछ रियायतें चाहिए। तो ये सामंजस्य बैठाने में आज हमें बहुत ही ज़्यादा गहनता से मंथन करने की आवश्यकता है। और कट तो करना ही पड़ेगा कार्बन इमिशन, इसकी और कोई उपाय नहीं। आज आपको ये जान के हैरानी होगी कि वर्तमान में अपने मिशन को अगर हम नेट ज़ीरो पर भी ले आते हैं, फिर भी ग्लोबल मीन टेम्परेचर ओवरनाइट ये बंद नहीं होने वाला है, ये राइज करना इसका जारी रहेगा। रीज़न ये है कि एलिवेटेड सरफेस टेम्परेचर को ये सी जो है हम हीट सिंक का काम करती है। हमारा सी सरफेस ऑलरेडी हीट हो चुका है। नंबर ऑफ साइक्लोन्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। द साइक्लोन इज फॉर्मिंग एवरी ईयर एंड वी आर seeing the continual rise in it, the devastation it brings. It has become extreme. Even the droughts and the heat waves, they have become extreme. The reason behind this is climate change. तो किस तरीके से इस पे नकेल कसा जाए? आखिर हमारे व्यक्तिगत तौर पे हम कैसे इसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, अपने डाइटरी हैबिट्स पर सुधार करते हुए। आज भी हमारे पॉपुलेशन नॉन वेज खाने को लेकर के एक अजीब सी ही पैशनेट है, फूडी है। हम आज अपने आप को फूडी की संज्ञा देते हैं। अगर हम अलग अलग तरीके के नॉन वेज व्यंजन ना ट्राई कर लें तो भाई ऐसी एग्जिस्टेंस किस काम की?
इस तरीके की तर्क आपको सुनने को मिलती है। पर वर्तमान की ज़रूरतों को देखते हुए हमें अपने फूड हैबिट्स को जल्द से जल्द बदलने की आवश्यकता है। आप जब अपने फूड हैबिट्स को कार्बन फुटप्रिंट के साथ जोड़ करके देखेंगे तब आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। 1 केजी, अगर मैं बात करूँ, 1 केजी अगर कोई बीफ खाता है तो उससे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लगभग दुगना होती है अगर कोई 1 केजी मटन खाता है। 1 केजी बीफ की जो कार्बन फुटप्रिंट है, और ये बिल्कुल 10 टाइम्स होती है अगर कोई 1 केजी चिकन खा रहा है। और फ्रूट्स की कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल मिनिमल होती है। यानी वेगन लाइफस्टाइल और वेजिटेरियन लाइफस्टाइल जिन क्षेत्रों में अधिक कॉमन है, वहाँ के लोगों की कार्बन फुटप्रिंट हमारे इन्वायरमेंट के प्रति अधिक संवेदनशील है और वो कार्बन फुटप्रिंट में एक लो कंट्रीब्यूटर है। तो हमें ज़रूरत है आज अधिक से अधिक वेजिटेरियन और वीगन लाइफस्टाइल को अपनाने की। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में ये हमारे तरफ से एक बहुत ही बड़ा सहयोग हो सकता है। आज के समय में हम अंधाधुंध कंज्यूमरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर साल नए कपड़े चाहिए, हर महीने हमें ट्रिप करना है, बाइक राइड्स पर जाना है, नए जगहों को एक्सप्लोर करना है। ऐसे में क्या होती है, हम अधिक से अधिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की उपयोग करते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के उपयोग को हमें कम करना है। और तो और अब हम बात करते हैं मास लेवल पे क्या किया जा सकता है। आज ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को, फूडिंग नीड्स को, क्लोथिंग नीड्स को, इसे पूरा करने के लिए फॉरेस्ट्स को साफ किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन का स्केल कुछ इस तरीके से है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट की 18% आज ये डिफॉरेस्टेड हो चुकी है, अपरूट हो गए हैं, उनके ट्रीज अपरूट हो गए हैं। 18% अमेजन फॉरेस्ट अब विलुप्त हो चुकी है। तो इसे कभी लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता था, आज इसका ये हश्र हो चुका है। वाइल्ड फायर्स, कैलिफोर्निया में आपने सुना होगा वाइल्ड फायर्स, तो वाइल्ड फायर्स की संख्या बढ़ गई है। और एग्रीकल्चर में तो ड्रॉट और हीट वेव्स, किस तरीके से हम अपने क्रॉप्स को अधिक हीट रेसिस्टेंट बनाएं, इस पर भी मंथन चल रही है। इस पर भी एक आपको मैं अपडेट दे देता हूँ कि साइंस इस दिशा में क्या क्या सोल्यूशन निकाल रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें लैब में 2 तरीके के कंपार्टमेंट्स लिए गए। एक में राइस को ग्रो किया गया और उस पर कुछ पार्टिकल्स को छिड़का गया। ये पार्टिकल्स क्या थे? ये जिंक के नैनो पार्टिकल्स थे, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स जिनका साइज 100 नैनोमीटर से कम होता है, तो अगर आप इन पार्टिकल्स को डायरेक्टली स्प्रे करते हो तो प्लांट्स की जो स्टोमेटा होती है या लीव्स पे जो जितने छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो इन्हें अधिक इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर पाते हैं और इससे फोटोसिंथेसिस इन्हांस होती है और इनकी हीट रिलेटेड रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो इससे 2 फायदे हैं। पहले तो आपकी यील्ड बढ़ गई और इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बढ़ा हुआ पाया गया। किस लेवल तक बढ़ा पाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि जब ये 2 प्लांट्स को कंपेयर किया गया, एक जिसमें कोई भी छिड़काव नहीं किया गया था और दूसरा जिस पे जिंक ऑक्साइड की छिड़काव की गई थी, 22% के यील्ड में वृद्धि देखी गई और न्यूट्रिशनल कंटेंट भी अधिक था। इसी प्रकार जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की जिस तरीके से हम अपना रहे हैं और जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग की गई है, क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की यील्ड कन्वेंशनल मेथड जो आज हम फर्टिलाइजर से खेती कर रहे हैं उससे काफ़ी कम है। जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, सेम एकरेज ऑफ लैंड में उनकी यील्ड काफ़ी कम आती है। तो क्या एक राइजिंग पॉपुलेशन के लिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को मास लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। ये सस्टेनेबल ही नहीं है। आप उसी एकरेज में अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशिएंट प्रोडक्शन की आवश्यकता है। ऐसे में हमारा जो एकमात्र आंसर है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और हमारी जो पर्सनल चॉइसेस की बात करें तो आज भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इसलिए नहीं अपना रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। पर साइंस और रिसर्च की ओर हमारे साइंटिफिक आउटलुक को हमें देखना चाहिए कि इस क्रॉप्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है और इस क्रॉप्स का जो सामंजस्य भी हम बैठा पा रहे हैं बदलते जलवायु के साथ, तो हमें इसे अधिक से अधिक अपनाना चाहिए और आसपास के लोगों को भी इस पे अवेयरनेस देना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज द नीड ऑफ द आवर। फूड वेस्टेज को कम करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज हमारे हाउस होल्ड में लगभग 18 से 20% फूड वेस्ट में चला जाता है
और इसी वेस्ट में चला गया फूड अगर आप इसे डंप कर देते हो तो फिर अलग से इंडिपेंडेंटली उससे मीथेन इमिशन होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। तो एक तो आपने उसके प्रोडक्शन लेवल पर जो ग्रीन हाउस गैस इमिट हुआ वो आप साइड कर लो। लैंडफिल में जब वो डंप किया गया उससे एक इंडिपेंडेंटली वो कार्बन इमिशन का जनरेटर बन गया। तो ऐसे में हमारी जो चुनाव है और एक कल्चर हम डेवलप करें कि फूड को भाई वेस्टेज तो बिल्कुल ही नहीं करना है, उतना ही खाना खरीदे, उतना ही खाना कंज्यूम करें जितने की आपकी आवश्यकता है। दूसरी, फूड माइल की कंसिडरेशन। कई लोग सोचते हैं कि अधिक दूर से खाने मंगवाएंगे तो उसमें जो फ्यूल की कॉस्टेज होती है उससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। सपोज कर लो लोकली ग्रोन आप लोकली कंज्यूम कर रहे हो, बीफ कंज्यूम कर रहे हो और दूर से मंगा रहे हो, 1000 किलोमीटर दूर से फ्रूट्स मंगा रहे हो, फिर भी फ्रूट्स का जो कार्बन फुटप्रिंट है ना वो इस बीफ से 1000 टाइम्स लेस होगा। तो फूड चॉइसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन फूड माइलेज। और फूड माइल्स की आप जो बात करते हैं उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि आपके फूड की चॉइस क्या है, आपके प्लेट में क्या आ रहा है। समराइज करते हुए चलो तो ज़रूरत है आज अधिक से अधिक साइंटिफिक आउटलुक को अपनाने की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, उनके प्रति अवेयरनेस को अधिक से अधिक लोगों में बढ़ाने की। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किस तरीके से इस पूरे गेम को चेंज करने वाले हैं, हमारे फार्मिंग के मेथड्स को चेंज करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी इवेंट होने वाला है हमारे फाइट में क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फूड हैबिट्स को भी वीडियो में बताए गए और वीडियो में आपसे अर्ज किए गए उन बातों का ख्याल रखेंगे और अधिक से अधिक वीगन और वेजिटेरियन फूड चॉइसेस को अपनाएंगे। फिर से मैं दोहरा दूँ कि ये कोई मोरल आपसे मैं प्लेज नहीं ले रहा हूँ कि क्या क्या वायलेंट है और क्या नॉन वायलेंट है, क्या आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये आज की नीड ऑफ द आवर है। अगर ह्यूमन रेस को, अगर पूरे इस पृथ्वी पर, इस सुंदर पृथ्वी पर जितना लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करना है तो हमारे चॉइसेस, इंडिविजुअल चॉइसेस बिल्कुल इन्वायरमेंट के साथ कदम से कदम मिला करके चलने चाहिए। अदरवाइज द अर्थ कैन सफ़र अ लॉट।